हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रोहित स्टडी पॉइंट में। जैसे हमने पिछली वीडियो में 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट करी थी, आज हम 1.2 के बारे में चर्चा करें। उससे पहले एक प्रमेय है, उसके बारे में पढ़ेंगे और फिर हम उसके क्वेश्चन आंसर करें। जैसे हम बात करें अगर कि गुणनखंड, सभी को गुणनखंड निकालने तो सभी को आते होंगे। अगर मैं बात करूँ कि भाई गुणनखंड कैसे निकालते हैं, जैसे हम बात करें 144 के गुणनखंड की बात करें, 144 के गुणनखंड की बात करें तो कैसे निकालते हैं। सबसे पहले इसको 2 से विभाजित करके देखेंगे। सबसे पहले इसको 2 से काटेंगे। भाई 2 से कितने पर चलता है, कितना आएगा यहाँ पे 72 आएगा। ठीक है बच्चों, आप देखो फिर 2 से कट रहा है ये, फिर 2 से काटेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 34 आ जाएगा। ठीक है, 36 आ जाएगा, सॉरी 36 आ जाएगा। फिर हमें अभी दिख रहा है कि भाई ये 2 से विभाजित हो रहा, फिर हम इसको 2 से काटेंगे। फिर कितना आएगा यहाँ पे 18 आएगा। फिर किससे काटेंगे इसको 2 से, फिर कितना आएगा यहाँ पे 9। अब देखो अब यहाँ पे 9 आ गया, तो अब ये किससे विभाजित होगा यहाँ पे, अब ये 3 से कट रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे 3 को करेंगे, 3 कॉमन निकाल लें। अब इसमें से बच्चे काम कर रहे हैं हम कॉमन निकाल लें यहाँ से। अब हम यहाँ से 3 कॉमन निकाल लें, 3 निकालेंगे तो बचेगा कितना यहाँ पे 3, और फिर 3 से तो कितना आ गया बच्चों 1। अब ये जो ये आए निकल के ये सभी क्या है, इसके गुणनखंड है। ठीक है, क्या है, सभी गुणनखंड है इसके। अगर हम इनको लिखना चाहे 14 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की घात 1 2 3 4, 2 की घात 4 और 3 की घात 2, यानी कि 144 के जो गुणनखंड आए बच्चों ये आए। ठीक है, आप सभी को यहाँ पे क्या दिख रहा, आपको एक चीज़ दिख रही होगी यहाँ पे, क्या कि 2 कैसी संख्या है, 2 एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, 3 कैसी संख्या है, एक अभाज्य संख्या है। ठीक है बच्चों, 2 भी अभाज्य संख्या और 3 भी अभाज्य संख्या है। और अगर हम किसी भी और संख्याओं के भी अगर हम गुणनखंड निकाल लें, चाहे भाज्य संख्या हो चाहे अभाज्य संख्या हो, सभी के अगर हम गुणनखंड निकाल लें तो सभी के गुणनखंड कैसे अभाज्य संख्या ही रहेंगी हमेशा। कैसी संख्या रहेंगी, अभाज्य संख्या। अगर हम चलो अब इसके निकाल लें, अब हम किसी और संख्या के निकाल के कोशिश करते हैं। जैसे हम बात करें 54 के बात करें निकाल लें, चलो इसके गुणनखंड निकालते हैं। सबसे पहले 2 से, जब 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, ठीक है 27 आ गया हमें। फिर किससे काटेंगे बच्चों, अब यहाँ पे 2 से नहीं कट रहा तो 3 से काटेंगे इसको। काटो 9 या 27, अब फिर किससे कटेगा 3 से, तो 3 आ गया। और फिर किससे कटेगा ये, यहाँ पे 1 आ गया। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि 54 के 54 के फैक्टर क्या आ गए, हमारे गुणनखंड के आगे 2 गुणा 3 की घात कितनी आ जाएगी बच्चों, 3 आ जाएगी। आपको इसमें भी दिख रहा होगा कि कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या। ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से विभाजित करते हैं, और जब हम सबसे छोटी संख्या से विभाजित करते हैं तो जब जो चीज़ 2 से कट गई, ठीक है, अब जब हम कब रुकेंगे इस काम को, कब रोकेंगे कि जो संख्या 2 से कटनी बंद हो जाएगी। ठीक है, अब जो 4 से कटती होगी वो तो 2 से पहले ही कट जाएगी। ठीक है नहीं, ठीक है, क्योंकि अगर देखो बात करें 36 है, अब हम तब तक 2 से काटते जाएंगे जब तक कि हमारा 2 से कटना बंद हो जाएगा। और जो संख्या भाई जब 2 से कटनी बंद हो जाएगी तो 4 से तो कटने की नहीं ऑटोमेटिकली, क्योंकि सारे 2 गुणनखंड उसके 2 में निकल गए सारे के सारे। ठीक है बच्चों, इसलिए हमेशा, और जो हमारी ये प्रमेय है 1.2 अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, ये क्या कह रही है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, किसके रूप में, प्रत्येक अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय। यानी कि एक बात बताओ, अगर मैं 3 को आगे लिख दूं, 2 को पीछे लिख दूं, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है नहीं, ठीक है, लेकिन हाँ अद्वितीय हमने 1.1 में भी बात करी थी, जब हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय पढ़ी थी, प्रमेय पढ़ी थी, उस टाइम पे भी हमने बात करी थी। अद्वितीय मतलब है कि इसके अलावा कोई नहीं आ सकता। जो ये आगे 2 और 3 आ गए तो इनके अलावा कोई नहीं आएगा। ठीक है, 2 और 3 ही रहेंगे, ऐसा नहीं कि 5 भी आ जाए इसके, उसमें 7 आ जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, जो हमारे गुणनखंड आगे एक बार निकल के वो हमेशा वही रहेंगे, उसके अलावा कोई भी नहीं आ सकता। अद्वितीय मतलब यूनिक, इंग्लिश में इसको यूनिक कहते हैं, यानी कि ये सबसे अलग, मतलब एक बार जो आ गया बस इसके बाद ये
ऐसा नहीं है कि हम यहाँ 3 लिख दें, अगर मतलब 2 आ गया तो 3 आ जाएगा, अब 4 आ जाएगा। हाँ, लेकिन एक चीज़ और कही कि क्रम चेंज हो सकता है भाई, क्रम आगे पीछे कर लो तो उससे तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा। इतनी बात समझ में आई आपकी? चलो अब 1.2 पर में होगी। अब देखो आगे चलते हैं। देखो बच्चों, अब देखो उदाहरण नंबर 6। उदाहरण नंबर 6 क्या कह रहा है, इसके ऊपर पढ़ो जरा। अब ये पर में तो समझ में आ गई होगी। अब उदाहरण नंबर 6, यदि n एक प्राकृत संख्या है तो संख्या, उदाहरण नंबर 5 है बच्चों, सॉरी। यदि n एक प्राकृत संख्या है तो 4n पर विचार कीजिए तथा उत्तर की पुष्टि कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की घात n अंक शून्य पर समाप्त होता है। यानी कि हमें ये बताना कि अगर हम किसी चीज़ मानने के बाद 4 की किसी की भी पावर n ले लें, यानी कि 4 की पावर n है यहाँ पे, और यहाँ पे इसने कहा कि n कैसी संख्या है, प्राकृत संख्या। n एक प्राकृत संख्या है, यानी कि पहली वीडियो में बहुत अच्छे से बताया हुआ है कि प्राकृत संख्या क्या होती है, जिनको हम 1 2 3 गिनने के काउंट में यूज होती है, वो सभी प्राकृत संख्या कहलाती है। अब इसने कहा कि अगर 4 की पावर n है तो ऐसा मान आएगा कभी, क्या 4 की पावर n यानी कि 4 की घात 1 2 3 4 5 कुछ भी ले सकते हैं, क्या कभी ऐसा मान पॉसिबल है कि हम 4 की पावर n करें और इसका मान शून्य पर समाप्त हो जाए, यानी कि इकाई अंक शून्य आ जा। ठीक है बच्चों, ये बताना है, सिद्ध करना है, बताना है कि भाई हो सकता है नहीं हो सकता। अब देखो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, एक बात बताओ बच्चों, अगर हम कहें कि शून्य पर कोई चीज़ समाप्त हो रही, मानने के बाद अगर उसकी इकाई का अंक शून्य है तो उसमें 10 जरूर रहा होगा। यानी कि जैसे हम बात करें 250 की बात करें तो इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं बच्चों, 25 गुणा 10, ऐसे लिख सकते हैं। अगर कोई भी चीज़ है उसमें 10 जरूर रहा होगा, ठीक है, क्योंकि तभी उसका क्या होगा, उसमें 0 आएगा। ठीक है ना, ठीक है। इसलिए सबसे पहले जब भी हम क्वेश्चन इस टाइप का आएगा कि भाई 4 की पावर n 6 की पावर n या कुछ भी क्वेश्चन आए कि आपको बताना है कि उसका इकाई अंक शून्य पर समाप्त हो रहा है या नहीं हो रहा, तो हम उसमें क्या देखेंगे कि उसमें, और एक बात और, उसमें 10 गुणनखंड है या नहीं है। पर अब 10 किससे बना हुआ, अगर हम 10 के फैक्टर की बात करें तो 2 से कटेगा ये 5 और फिर 5 से 1, यानी कि 2 गुणा 5 से मिलके क्या बनता है बच्चों, 2 और 5 से मिलके ही 10 बनता है। ठीक है, यानी कि हमें हर चीज़ में ये देखना है, जिसको भी हमें ये देखना है कि भाई वो उसका इकाई अंक शून्य पर समाप्त हो रहा है या नहीं हो रहा, उसमें हमें ये देखना कि 2 और 5 उसके गुणनखंड हैं या नहीं है। अगर 2 और 5 गुणनखंड हैं तो जाहिर सी बात है उसमें 10 बनेगा, और 10 बनेगा तो लास्ट में शून्य जरूर आएगा। ठीक है बच्चों, तो हम यही चीज़ चाहिए। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 की पावर n। ठीक है, अगर 4 की पावर n दिया हुआ है तो इसके बारे में बात करें अगर हम, अब देखो 4 की पावर n है, अगर 4 के हम गुणनखंड की बात करें तो 4 के गुणनखंड कर लो बच्चों, 2 2 और 2 और 1, यानी कि 2 गुणा 2, बात समझ में। यानी कि अगर हम इसके गुणनखंड करें तो इसके गुणनखंड क्या होंगे बच्चों, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणा 2। और एक बात बताओ बच्चों, अगर हम किसी चीज़ को तोड़ रहे हैं तो इसकी पावर भी क्या रहेगी, n रहेगी। बात समझ में नहीं आई? यानी कि अब यहाँ पे हमें एक चीज़ दिख रही है कि जी इसके गुणनखंड में तो 2 तो है लेकिन क्या नहीं है, 5 नहीं है। जब 5 नहीं है तो 0 तो कभी इसका इकाई अंक हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अगर 5 होगा तभी तो 10 बनेगा, और जब 10 बनेगा तभी शून्य आएगा। ठीक है, इसलिए इसका क्या नहीं होने का बच्चों, कभी नहीं होने का। देखो लिखेंगे कैसे, क्योंकि बोर्ड का पेपर है, बोर्ड में लिखने के नंबर ज़्यादा मिलते हैं बच्चों। ठीक है ना, ठीक है, जैसे मतलब लिखना किस वे में है, क्योंकि एक बात तो बताओ भाई, वहाँ पे आपकी कॉपी रिप्रेजेंट कर रही है आपको। ठीक है, वहाँ ऐसा तो नहीं है कि भाई ये बच्चा अच्छा, ये बच्चा तो मेरे पे पढ़ता था, बहुत अच्छा था, होशियार था, मतलब पहले ही बहुत से टीचर ऐसे होते हैं ना कि कॉपी ऐसी जांच देते हैं बस, हाँ भाई नाम से अच्छा ये बच्चा तो बहुत होशियार है, कॉपी चेक कर दी। बोर्ड में देखा होगा आपने कि जो बच्चे पेपर मतलब स्कूल टाइम में बहुत वीक होते हैं, बोर्ड में बहुत अच्छे नंबर आते हैं उनके। क्यों? क्योंकि मेहनत करते हैं और लिखने का तरीका। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा कि जैसे मैं लिख कर रहा हूँ ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं, तभी आंसर आपके सही होंगे और नंबर बहुत अच्छे आएंगे आपके। ठीक है बच्चों, चलो अब देखो कैसे लिखना है इसको, अब लिखवाते हैं इसको। चलो ये तो समझ में आ गया कि जी होता क्या है, जो इसकी एल्गोरिथम है, यानी कि जो इसके पीछे का सब कुछ है वो तो मैंने बता दिया कि उसमें क्या होना चाहिए, इसके गुणनखंड में 2 और 5 होना चाहिए, दोनों उसके क्या होना चाहिए, गुणनखंड। अब देखो लिखेंगे कैसे इसको। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्चे, क्वेश्चन नंबर है 5। हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ से आंसर लिखेंगे इसका, उदाहरण नंबर 5 का। यहाँ सबसे पहले लिखेंगे
यदि किसी n के लिए संख्या 4n किस पे बच्चों, शून्य पर पूछ रखा है, शून्य पर समाप्त होगी तो क्या होगा बच्चों, निश्चित ही उसके तो निश्चित है लिख लो बच्चों, यहाँ पे निश्चित है कि उसके गुणनखंड क्या रहे होंगे बच्चों, उसके गुणनखंड 2 तथा 5 होंगे, 2 तथा 5 भी होंगे। यानी कि बच्चों और से मतलब नहीं है हमें कि और क्या गुणनखंड है उसके, 2 और 5 जरूर उसके गुणनखंड में होना चाहिए, ठीक है, तभी क्या होगा, 0 होगा उसमें, ठीक है। भी है, परंतु यहां पे लिखेंगे बच्चों, परंतु 4 की पावर n बराबर लिखेंगे 2 इंटू 2 की पावर n, यहां लिखेंगे, यहां 4 की पावर n का केवल 2 गुणनखंड है, यहां 5 गुणनखंड नहीं है, इसलिए क्या लिखेंगे, 5 गुणनखंड नहीं है, इसलिए प्राकृत संख्या n के लिए 4n 4 की पावर 4n शून्य पर कभी समाप्त नहीं होगा। बात समझ में आई बच्चों, हमने क्या कहा कि जो भी संख्या शून्य पर समाप्त होगी उसके गुणनखंड में 2 और 5 अवश्य होंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 4 है, तो हमें संख्या को देखना है बच्चों, जैसे 4 है, 6 है, n को नहीं देखना, क्यों, क्योंकि n तो बच्चों बाद में आएगा, क्योंकि किसी चीज़ की जितनी पावर है उसके गुणनखंडों की भी उतनी ही पावर होगी, तभी वो संख्या बनेगी, ठीक है। अब देखो हमने क्या कहा, यहाँ पे 4 की पावर n में 2 और 2 तो इसके गुणनखंड है, लेकिन यहाँ पे 5 इसका गुणनखंड नहीं है, इसलिए यह संख्या किसके लिए, n प्राकृत संख्या के लिए कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगी, ठीक है। ऐसे लिखना है, स्क्रीनशॉट लो इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ले ले बच्चों स्क्रीनशॉट। अब देखो एक्सरसाइज 1.1 में आपने क्या देखा था, एचसीएफ निकालना, किसकी मदद से, यूक्लिडी विभाजन की मदद से। अब हम यहाँ पे गुणनखंडों की मदद से एचसीएफ तथा एलसीएम कैसे निकालते हैं उसके बारे में बात करेंगे। देखो बच्चों, एचसीएफ होता क्या है और एलसीएम होता क्या है, मैंने अपनी पहली वीडियो में बहुत अच्छे से बताया हुआ कि एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। हमने बताया था कि अगर ए और बी दो संख्याएं हैं, तो इनकी अगर हम एचसीएफ की बात करें और इनकी हम एलसीएम की बात करें, एचसीएफ क्या होगा इसका, एचसीएफ होगा वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों संख्याओं को विभाजित कर दे, ठीक है। यानी कि जाहिर सी बात है कि अगर हमने कहा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों संख्याओं को विभाजित कर दे, यानी कि इन दोनों संख्याओं को उसको विभाजित करना है। जब इन दोनों संख्याओं को विभाजित करना है, क्या तो वो संख्या इन दोनों से छोटी होगी या इनमें से किसी एक के बराबर हो सकती है, जो छोटी है उसके बराबर हो सकती है, ठीक है। जैसे मैं बात करूँ 4 और 8 की बात करें और हम कहें कि इसका आप बताइए कि एचसीएफ क्या है, तो बच्चों इसका एचसीएफ कितने, हमने क्या बताया कि बड़ी से बड़ी संख्या, हमने कहा वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों संख्याओं को विभाजित कर।
अगर हम 4 और 8 की बात करें तो 4 दिख रहा होगा बच्चों, 4 से 4 भी कट रहा है और 4 8 को भी काट रहा है, इसलिए यहाँ इसका एचसीएफ क्या हो गया, 4 हो गया। बात समझ में आई बच्चों। अगर हम बात करें एलसीएम की, एलसीएम भी इन दोनों संख्याओं, अगर इन दोनों संख्याओं की बात करें कि एलसीएम क्या होता है, तो हम क्या कहेंगे, वह छोटी से छोटी संख्या जो इन दोनों संख्याओं से विभाजित हो जा, जो इन दोनों संख्याओं से क्या हो जा, विभाजित हो जा। तो वो कैसी संख्या होगी, वो क्या तो इनसे बड़ी होगी दोनों से, या किसी एक के बराबर होगी। जैसे हम 4 और 8 की बात करें, हमने क्या कहा, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों से विभाजित हो जाए। वहाँ पे क्या था एचसीएफ में, जो इन दोनों को विभाजित कर दे। एलसीएम में क्या है, जो इन दोनों से ही विभाजित हो जाए। अब 8 दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे 8 को बात करें तो 4 से भी 8 कट रहा है और 8 से तो 8 कट ही रहा है, इसलिए इसका जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, 8 होगा। ठीक है बच्चों। अभी हम किसकी मदद से निकाल लेंगे, अब हम देखने से निकाल लेंगे, गुणनखंडों की मदद से निकालने की कोशिश करें। ठीक है, देखो बच्चों क्या होता है यहाँ पे, पहले इसके बारे में एक जनरल वे में हम डेफिनेशन से लिख देते हैं यहाँ पे, फिर बताएंगे इसके अच्छे से। हम लिखेंगे यहाँ पे क्या होगा, एचसीएफ लिखेंगे बच्चों, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घात। ठीक है, और ये क्या है, संख्याओं में वृद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंडों सबसे बड़ी घात। ठीक है, अब देखो होता क्या है, कैसे निकालते हैं, अब इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, जैसे आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन दे रहा है, उदाहरण नंबर 8 दिया हुआ है आपकी बुक में, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले एक बात समझने की कोशिश करो, एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ का कि जो संख्याएं दी हुई है, सबसे पहले उनके गुणनखंड निकाल लेंगे, फिर उनके गुणनखंडों में संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ यानी कि दोनों में जो चीज़ कॉमन होगी, कॉमन में से सबसे छोटी घात लेनी है, उसकी जो कॉमन है सिर्फ और सिर्फ वो लेना है हमें, क्योंकि जो कॉमन है वो लेंगे और उसकी सबसे छोटी घात लेंगे। ठीक है, और उनके आपस में गुणा कर देंगे और जो निकल के आएगा वो इसका एचसीएफ होगा। और एलसीएम में क्या कहा, एलसीएम में कहा कि सभी गुणनखंडों की सबसे बड़ी घात, चाहे वो कॉमन हो या ना हो, सबकी सबसे बड़ी घात। ऐसा क्यों कर रहे हैं बच्चों, ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्यों, क्योंकि एचसीएफ में हमने बात करी थी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो उन दोनों संख्याओं को काट दे, यानी कि उन दोनों से छोटी संख्या होगी वो। ठीक है ना, ठीक है, तो इसलिए हम क्या ले रहे, दोनों में जो कॉमन है, क्योंकि जो चीज पार्ट कॉमन है वही तो कटेगा दोनों का, इसलिए हम जो कॉमन पार्ट है उसको ही निकाल दे रहे और उसकी आपस में गुणा करने से जो बनेगा वही एचसीएफ हो जाएगा। और एलसीएम क्या है, एलसीएम वो है बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों संख्याओं को, जो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों संख्याओं से विभाजित हो जा, जिनका हम एलसीएम निकाल लें। ठीक है, तो बड़ी तो संख्या बच्चों क्या कौन सी होगी, इन दोनों संख्याओं से बड़ी होगी, इसलिए जो बड़ा बड़ा हमारा फैक्टर है सबका वो रखेंगे। अब देखो जैसे क्वेश्चन की बात करें, हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, 6, 72 और आपका क्या है क्वेश्चन 120, इनका आपको क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, किसकी मदद से, गुणनखंड विधि की। अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 6 के गुणनखंड निकाल, क्या होता है बच्चों 2 और 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3 और 1 आ जाएगा। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे, 6 के गुणनखंड क्या होते हैं बच्चों 2 गुणा 3। अब देखो बच्चों 1 को लिखना चाहो लिख लो, और 1 तो सभी का होता है। ठीक है, लिखो चलो। ठीक है, हम बात करें 72 की, 72 को करेंगे 2 से करेंगे, 3 दूनी 6 बच गए, 1 हो गए 12, 6 दूनी 12। ठीक है, फिर बच्चों बहुत से बच्चों को शायद गुणनखंड नहीं निकालना आता, चलो इस क्वेश्चन को इसे करते हुए दिखाते हैं। देखो 72 है, सबसे पहले देखेंगे ये सबसे छोटी किस संख्या से कट रहा है, 2 से। अब 2 से काटेंगे इसको तो कितना आएगा, 2 3 6, 6 आ गया, 3 बार चलाए और फिर बच गए 12, 6 दूनी 12, 36 आ गया। ठीक है, फिर किससे काटेंगे इसको, फिर 2 से, पता है भाई बच्चों 2 से ही कट रहा है ये। आप फिर 2 से काटेंगे, कितना आएगा यहाँ पे
18 आ जाएगा। फिर किससे कट रहा है, 2 से, 9 आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 से नहीं कटने का, अब किससे कटेगा, 3 से काटेंगे इसको। अब यहाँ पे 3 से काटेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, फिर 3 से काटेंगे और यहाँ पे 1। अब यहाँ पे 72 है। अब बच्चों जितनी 2 की घात है, 2 की कितनी, जितनी बार 2 है उतनी उसकी घात चली जाएंगी, जितनी बार 3 है उतनी उसकी घात 3 चली जाएंगी। जैसे 2 कितनी, 1 गुणा 2 की घात कितनी है, यहाँ पे 2 की घात 3 है, गुणा यहाँ पे 3 की घात कितनी है, 2 है, तो इसको ऐसे लिखेंगे। फिर 120 के करने हैं, हम 120 के फैक्टर करेंगे। 120 का करेंगे, 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 30 आएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 15 आएगा। अब देखो, अब यहाँ पे किससे कटेगा, 3 से कटेगा। 3 से कटेगा तो कितना आएगा, 5 आएगा। फिर 5 से कटेगा तो 1 आएगा। एक बात और दिख रही होगी, अंगणित आधारभूत प्रमेय हमने पढ़ी है अभी थोड़ी देर पहले, उसमें देखा होगा कि अब देखो बच्चों, सभी के सभी जो गुणनखंड आए निकल के सारे अभाज्य हैं, ठीक है, कोई भी भाज्य नहीं है। आज पता लग गया होगा कि जो गुणनखंड हैं वो सारे के सारे अभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है। आज से पहले तो नहीं पता था, अब हमेशा याद रखना है कि किसी भी संख्या का अगर हम गुणनखंड करें तो वो कैसी संख्याएं आएंगी, अभाज्य संख्याएं आएंगी, ठीक है। अब देखो ये आ गया। अब इसको भी लिख लेंगे, 120 बराबर यहाँ पे कैसे लिखेंगे, 2 की घात कितनी आ जाएगी बच्चों, यहाँ पे पहले 1 ही लिख लो। 1 तो वैसे बच्चों लिखो या ना लिखो, क्योंकि 1 तो सभी का है। 2 की घात कितनी, 3 ही है यहाँ पे, और यहाँ पे 3 की घात 1 है, और यहाँ पे 5 की घात 1 आ गई, ठीक है। अब देखो हमें क्या निकालना, एचसीएफ निकालना और एलसीएम निकालना। सबसे पहले हम एचसीएफ की बात करें, किसके, 6, 72 और 120 का एचसीएफ निकालने की बात करें। अब देखो बहुत आसान है निकालना, माइंड में सिर्फ और सिर्फ इतना रखना कि जो इन तीनों में गुणनखंड कॉमन है, जो इन तीनों में है उसकी सबसे छोटी घात लेनी है हमें, ठीक है। जो कॉमन नहीं है उसको छोड़ दो, वो तो बिल्कुल नहीं लेना। जो कॉमन है तीनों में उसकी सबसे छोटी घात लेनी। अब देखो यहाँ पे तुम्हें इन तीनों में दिख रहा होगा कि 2 है यहाँ पे। अब देखो 2 दिख रहा है। अब 2 की सबसे छोटी घात क्या है, 2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2। और यहाँ पे देखो 3 है। अब 3 की सबसे छोटी घात क्या है बच्चों, 3 ही है यहाँ पे, तो इसको लिखेंगे 3, और इनकी आपस में गुणा कर देंगे 6। जो निकल के आया एचसीएफ, 2 गुणा 3 बराबर 6, ये इसका निकल के आ गया एचसीएफ। अब हम बात करें एलसीएम की, बात करें एलसीएम में क्या काम है कि चाहे कॉमन हो या ना कॉमन हो, हमें सबसे बड़ी घात लेनी है उसकी, गुणनखंड की। अब देखो यहाँ पे 2 कॉमन है, चलो इसकी सबसे बड़ी घात लेंगे तो 2 की घात 3 आ जाएगा। यहाँ पे भी कॉमन है 3, इसकी सबसे बड़ी घात लेंगे तो 3 की घात 2 आ जाएगा, गुणा। अब 5 किसी में भी कॉमन नहीं है, इसलिए 5 को एज इट इज जितनी भी घात बड़ी है या छोटी है जो भी है वो ऐसे ही लिखेंगे, क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब देखो करेंगे इसका एलसीएम, कितना आएगा, यहाँ पे 2 की पावर 3 को कहते हैं 8 होता है ये, और ये कितना होता है, 3 तिया 9, और ये कितना होता है बच्चों, 5। कितना आ जाएगा इसका, 8 पंजे 40, 40 9 चौक 36, यानी कि 360। एलसीएम कितना आ गया इसका बच्चों, 360 आ गया, और एचसीएफ कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक है। अब आया बात समझ में कैसे एलसीएम निकालना है और कैसे एचसीएफ निकालना है अभाज्य गुणनखंड की मदद से, ठीक है। जल्दी इसको स्क्रीनशॉट लो, फिर एक क्वेश्चन और करके दिखाते हैं। उतार लिया होगा बच्चों, देखो अब बच्चों आ गया आपको सभी को एलसीएम और एचसीएफ निकालना। अब देखो अब बात करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं बच्चों। उदाहरण नंबर है आपका 7। उदाहरण नंबर 7 है 96 और क्या है बच्चों, 404। अब 96 और 404 के भी हमें क्या निकालने हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं, ठीक है। अब देखो हमने क्या कहा, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालने, उसकी मदद से ही हमें एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करने हैं, ठीक है। सबसे पहले हम 96 के गुणनखंड निकाल लेंगे। सबसे पहले दिख रहा होगा कि किससे कटे गए, 2। सबसे पहले 2 से, 2 आएगा, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। फिर 2 से कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 24। फिर 2 से 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3, फिर 3 से 1, ठीक है बच्चों। फिर हम लिखेंगे 96 के कितने आ गए गुणनखंड, 2 की घात कितनी, 2 कितनी बार है बच्चों, 1 2 3 4 5, 2 की घात 5 आ जाएगा, गुणा 3 की घात 3 ही आ जाएगा, 3 के कोई भी वो नहीं है। अब यहाँ पे बात करेंगे 404 की। सबसे पहले किससे काटेंगे इसको, 2 से, 2 0 2 आ जाएगा यहाँ पे। फिर किससे काटेंगे बच्चों इसको,
फिर ये 2 से कटेगा, कितना आ जाएगा 101 आ जाएगा। अब यहाँ पे 101 आ गया। अब बच्चों देखो 101 किसी संख्या से विभाजित नहीं हो रहा, अब यहाँ पे 101 101 से ही विभाजित होगा, यानी कि 101। अब देखो जब हमें 404 के गुणनखंड की बात करें, ये भी एक अभाज्य संख्या है बच्चों, ठीक है, 101 भी अभाज्य संख्या है, तो यहाँ पे 2 की घात कितना आ जाएगा 2, और यहाँ पे 101 आ जाएगा, ठीक है। हमने गुणनखंड तो निकाल ली, अब हमें क्या निकालना, इनकी मदद से एचसीएफ तथा एलसीएम निकालना। अगर हम इसके एचसीएफ की बात करें, हमने एचसीएफ क्या कहा था हमने कि उनके उभयनिष्ठ गुणनखंडों में सबसे छोटी घात लेनी, उभयनिष्ठ गुणनखंडों की सबसे छोटी घात लेनी है, बाकी कोई नहीं लेना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इनमें देखो बच्चे ये उभयनिष्ठ है दोनों में, कॉमन है दोनों में, इसकी सबसे छोटी घात कितनी है 2 की घात 2 यानी कि 4, यानी कि इसका जो एचसीएफ है वो तो 4 आ गया हमारा। और जो एलसीएम है, एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों, हमने क्या कहा कि उभयनिष्ठ, जो उभयनिष्ठ है उसमें तो सबसे बड़ी घात लेनी, जो उभयनिष्ठ है उसकी तो सबसे बड़ी घात लेनी, और जो विनिष्ठ नहीं है वो सभी लेने, ठीक है, मतलब सबसे बड़ी घात लेनी है हर किसी की, ठीक है। जो विनिष्ठ है उसकी भी सबसे बड़ी घात, और जो है ही नहीं किसी में कॉमन उसका भी सबसे बड़े वाला लेना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो तो क्या आएगा, 2 की घात 5 आ जाएगा, गुणा 101 आ जाएगा, गुणा 3 आ जाएगा। क्यों, उभयनिष्ठ में सबसे बड़ी घात कितनी है 2 की घात 5 है, और यहाँ पे 101 है, 101 लिखेंगे, और 3 है 3 लिखेंगे, ठीक है। और ये लिखने के बाद अब हम इसके आपस में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा इसका एलसीएम, निकाल लो बच्चों जरा। 2 की घात 5 कितना होता है 32, गुणा 101 गुणा 3 कितना आ जाएगा बच्चों एलसीएम निकल के इसका एलसीएम निकल के आएगा आपका, जब आप इसका एलसीएम निकाल लोगे, एलसीएम आएगा इसका 9696, ठीक है बच्चों। आपस में गुणा करके देखना इनकी क्या आएगा इसका एलसीएम 9696, ठीक है। उतारो इस क्वेश्चन, फिर आगे बात करते हैं। उतार लिया बच्चों। अब देखो बच्चों एक कॉन्सेप्ट बचा, उसे कर लेते हैं, फिर हमारी एक्सरसाइज 1.2 को करते हैं, फिर सभी क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे उसके, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पे हम कहेंगे कि यदि आपके पास, यदि ए तथा बी क्या है धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, क्या है धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है बच्चों। ए तथा बी क्या है धनात्मक पूर्णांक है, तब अगर हम इसके एचसीएफ निकाल लें, किसका ए और बी का एचसीएफ, गुणा कर दे उसके एचसीएफ की किसके साथ एलसीएम के, किसके ए और बी के एलसीएम के आपस में गुणा कर दें, ठीक है, तो वो किसके बराबर आएगा, इनकी आपस में गुणा के बराबर आएगा। यानी कि कहने की बात यह है कि किसी संख्या के एचसीएफ तथा एलसीएम की गुणा किसी दो संख्याओं की एचसीएम तथा किन्हीं दो संख्याओं के एचसीएफ तथा एलसीएम की गुणा किसके बराबर होती है, उन दोनों संख्याओं के आपस में गुणा के बराबर होती है। ये भी एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कि क्या होगा बच्चों, क्या कॉन्सेप्ट, कि यदि ए तथा बी धनात्मक पूर्णांक है तब क्या होगा, एचसीएफ ए तथा बी का तथा एलसीएम ए तथा बी का दोनों की आपस में गुणा किसके बराबर होगी, उन दोनों संख्याओं की गुणा के बराबर होगी, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या होगा, क्वेश्चन में एक आपको दे दिया कि एक संख्या ये है और जी उनका एलसीएम और एचसीएफ ये है, तो दूसरी संख्या बताइए, तो इस फॉर्मूले की मदद से हम इसको निकाल लेंगे। अब देखो बच्चों आगे पढ़ेंगे, क्वेश्चन करेंगे। अब चलो इसको उतारो आप जल्दी। अब जैसे एक्सरसाइज 1.2 पे चलते हैं। उतार लिया। अब देखो एक्सरसाइज 1.2 पे चलेंगे। एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि आपको इन सभी के क्या निकालने, गुणनखंड निकालने, ठीक है। अब बच्चों गुणनखंड निकालने तो आप सभी को आते ही होंगे, ठीक है। अब देखो अगर निकालने की बात करूँ, एक आध संख्या की बात करें, जैसे 140 के गुणनखंड की बात कर रहा है, तो सबसे पहले 2 से काटेंगे तो 70 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 35 आ जाएगा, फिर 5 से कटेगा तो 5 आ जाएगा, नहीं 7 आ जाएगा यहाँ पे, और फिर 7 से कटेगा तो 1 आ जाएगा। यानी कि 140 को गुणनखंड कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। यानी कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7, 140। लिखना चाहो आप 1 भी लिख सकते हैं इसके 1 गुणा में, ठीक है। यानी कि इसके गुणनखंड कितने आ गए, 2 की घात 2, ठीक है बच्चों। आगे आपकी समझ में कि कैसे निकालना है, हमें पहले क्वेश्चन इस टाइप से सारे क्वेश्चन करने हैं। जैसे अगला करें, जैसे 156 के निकाल लें,
ये तो फर्स्ट पार्ट है, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर पहले का पहला पार्ट कर दिया। अब दूसरा पार्ट क्या कह रहा है बच्चों इसका, दूसरा पार्ट क्या कह रहा है 156 की बात कर रहा है। जब 156 की बात कर रहा है तो हम 156 के निकाल लेंगे, 156 के निकाल लेंगे। यहाँ पे कैसे निकालेंगे, सबसे पहले 2 से कटेगा, 7 दूनी 14, ठीक है। बच गया 16, 8 आ जाएगा यहाँ पे। फिर किससे कटेगा ये, 2 से 3 बार चलेगा, 3 दूनी 6, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 18, 9 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब फिर अभी देखो किससे कटेगी ये संख्या, अब ये संख्या 3 से कटेगी, क्योंकि 3 का डिविजिबल रूल क्या कहता है कि वो संख्या 3 से कटती है जिसके योग भी 3 से कटता हो। जिन संख्याओं मतलब योग करेंगे तो 9 और 3 12, 12 3 से कट रहा है तो यह संख्या 3 से कटेगी। तो इस संख्या को 3 से काटेंगे तो कितना आएगा, 3 कम 3, 3 तिया 9, 13। अब ये संख्या किसी से नहीं कट रही तो 1, तो क्या आ जाएगा बच्चों इसका 2 की घात 2, 1 भी लिख लो चलो, 1 गुणा 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13। बात समझ में आई बच्चों, किसके फैक्टर कैसे करने हैं, 1 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13, ठीक है। अब बात करें अगर हम 3825 की, क्या बच्चों हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है तीसरे वाला, अगर हम बात करें 3825 की, इसकी बात करें, इसके निकाल लें, यहीं पे निकालते हैं 38 साइड में, 3825 किससे काटेंगे बच्चों। सबसे पहले हमें देखना है कि भाई संख्याओं का 2 से तो ये कट नहीं रही, हम देखेंगे अब 3 से कटती है या नहीं कटती। 3 से कटने के लिए उसके संख्याओं का योग क्या होना चाहिए, 3 से कटना चाहिए। 5 और 2 7, ठीक है, 7 और 3 10 और 8 18, 18 3 से कटता है इसलिए ये संख्या 3 से कटेगी। 3 से काटेंगे तो क्या आएगा, 3 कम 3, 3 दूनी 6, बच गए 1, हो गए 22, बच गए 2, हो गए 22, 7 तिया 21, 5 तिया 15, ये आ गया बच्चों। अब फिर किससे कटेगी, अब फिर हमें दिख रहा है, अब फिर इसके संख्याओं का योग करेंगे, 2 और 1 3 और 7 10 और 5 15, इसलिए संख्या फिर 3 से कट रही है। 3 से काटेंगे तो 4 तिया 12, 3 दूनी 6, बच गया 1, 5 तिया 15। अब देखो बच्चों, अब ये संख्या 3 से कटती है, 4 और 6 5 11, अब ये संख्या 3 से नहीं कट रही। अब ये संख्या किससे कटेगी, 5 से। अब यहाँ 5 से काटेंगे, 8 पंजे 40, हो गए 25, पंजे पंजे 25, फिर ये संख्या किससे कट रही है, 5 से। 5 ही कम 5, बच गए 3, हो गए 35, 5 सत्ते 35। अब ये देखो बच्चों 17 भी एक अब आज संख्या है तो 17, तो 17 ही रहेगा, किसी से नहीं कटती है ये। अब इसके जो आएगा क्या आएगा बच्चों, 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 गुणा 17, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर तीसरा भी हो गया। अब हम बात करें फोर्थ का दिया हुआ है बच्चों 5005, इसकी बात करें बच्चों। वैसे ये आपको खुद से निकाल के देखने चाहिए कि गुणनखंड कैसे निकाला जाता है, ठीक है। अगर ना आए तब आपको इस वीडियो में देखना चाहिए कि अच्छा ऐसे गुणनखंड अब गलत आया हमारा कि सही आया, वो यहाँ पे जांच कर लेनी चाहिए आपको, ठीक है। पर ये निकालने आपको खुद ही चाहिए। मैं तो करा रहा हूँ 505 5005। अब बताओ बच्चों किससे कटेंगे, ना तो ये संख्या 2 से कट रही है और ना ही ये संख्या 3 से कट रही है। क्यों, क्योंकि 2 से तो कटने के लिए लास्ट में 2 या 2 कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो 2 से कटती हो, और 3 से कटने के लिए जो संख्या का योग है किससे, 3 से विभाजित होना चाहिए। 5 और 5 10 हो रहा है, इसलिए संख्या 3 से तो नहीं कटेगी। अब ये संख्या सीधे किससे कटेगी, 5 से। अब इसको 5 से काटेंगे तो कितना आएगा, 5 ही कम 5, यहाँ पे फिर 0 फिर 0, 5 ही कम 5, ये आ गया। अब देखो बच्चों, अब ये संख्या किससे कट रही है बताओ। अब आप सभी को दिख रहा होगा ये न संख्या अब 5 से भी नहीं कट रही है संख्या। अब देखो एक डिविजुअल रूल ये कहता है कि यह संख्या अगर 4 संख्याएं रिपीट हो रही हैं 1 0 0 1, तो ये संख्या 7 से कटेगी, ठीक है। अब हम इस संख्या को किससे काटेंगे, 7 से। काटो, 7 ही कम 7, साइड में काट के देख लो बच्चों। अगर ऐसी ज़्यादा बड़ी बड़ी संख्या आ जाती है तो आप 7 साइड में भी काट सकते हैं। 7 ही कम 7, बच गए कितने हो आगे 3, ठीक है बच्चों, बच गए 3। अब देखो उतारेंगे 0, 7 चौक 28, तो 28 आ गया बच्चों। अब यहाँ पर बच गया कितना 2, और हो गए 1 7 या 21, कितना आ गया 143 आ गया यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि ये 7 से ही कट गया तो 143 आ गया वहाँ पे, तो 143 को यहाँ लिख देंगे। अब देखो अब 143 किससे कट रहा है बच्चों अब जो 143 है बच्चों वो किससे कटेगा बताओ। अब आप 143 किससे कटेगा, आपको दिख रहा होगा
अब ये संख्या 7 से भी नहीं कटने की। अब किससे कटेगा ये? 11 से कटेगा। 11 का डिविजिबल रूल क्या कहता है बच्चों कि अल्टरनेट संख्याओं का, अगर मानने की अल्टरनेट संख्याओं का जो माइनस करे, यानी कि जैसे हम बात करें 143 है तो 3 और 3 देखो 1 और 3 4, 4 माइनस 4 तो कितना आ गया 0। तो ये संख्या किससे कटेगी? इसलिए 11 से, क्योंकि 11 का डिविजिबल रूल ये कहता है कि मानने के बाद जैसे आपके पास संख्या ये हैं 25, 80, 90 कुछ ऐसी संख्याएं हैं, तो इसका जो अल्टरनेट यानी कि एक संख्या ये फिर ये, इन संख्याओं का योग कर लो और फिर ये जो संख्याएं हैं ये आपस में एक एक संख्या छोड़ के उन संख्याओं को तो योग करो, और जो ये संख्याएं इनका भी एक संख्या छोड़ के इनका भी योग करो, और इन संख्याओं का योग जो आया उसमें से इन संख्याओं का योग घटाओ, तो या तो 0 आना चाहिए या 11 से विभाजित होने वाली संख्या आनी चाहिए, या 11 आना चाहिए या 22 आना चाहिए। इसलिए ये संख्या किससे विभाजित हो रही है बच्चों? ये 4 और -4 करने पर कितना आ गया? 0 आ गया। इसलिए संख्या किससे कट रही है? 11 से कट रही है। तो काटो, 11 एकम 11 हो गए कितने? 33, 11 तिया 33, इसलिए 13 आ गया। और आपको पता है 13 भी एक अभाज्य संख्या है, तो यहाँ पे 13 लिखेंगे और यहाँ पे 1, तो इसलिए क्या आ गया हमारा 5, 7, 11 और 13। ठीक है बच्चों।